मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आर ओ 2025 जो 27 जुलाई को होने वाली है, जुलाई, और जो अभी कल ही जिसका 71वीं बीपीएससी जो होने वाला है, इसका डेट कल ही डिक्लेयर हुआ, जो 30 अगस्त को होने वाला है, अगस्त को होने वाला है। और जो यूपीपीसीएस 10 अक्टूबर को होने वाला है, इसके संदर्भ में हम लोग करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर की एक थोड़ी सी लीक से हटके हम लोगों ने एक यूनिक स्ट्रक्चर पे काम करने की कोशिश किया है, और इसको आज आपके सामने लेके आए हैं हम लोग, है ना। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये लीक से हटके कैसे है। आप सभी जानते हैं कि वैसे करंट अफेयर का वेटेज आर ओ या 71वीं बीपीएससी या जो 2025 यूपीपीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा है, इसके लिए सभी भली भांति परिचित होंगे कि इसका वेटेज कितना है। क्योंकि करंट अफेयर के बिना आप ये जो एग्जाम है ना, ये तीनों एग्जाम, इसकी प्रारंभिक परीक्षा पीटी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो महत्व तो सभी को पता है। देखिए, सभी लोग तैयारी भी करते हैं, करंट अफेयर का ठीक से तैयारी करते हैं। अभी ये जो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो पीसीएस का हुआ था ना, इसमें हम लोगों ने पीटी जो हुआ था 2024 वाला पीटी, इसमें हम लोगों ने देखा था करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन आए थे। मतलब करंट अफेयर जो पहले वन लाइनर में पूछा जाता था ना, वन लाइनर में जो पूछा जाता था, उससे लीक से हट के आयोग ने किस प्रकार से करंट को थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चन बनाने के फॉर्मेट किया गया था, क्वेश्चन बनाया गया था। यानी डेट को भी बहुत यहाँ पे वरीयता दी गई थी। डेट में हम लोगों को कंफ्यूज किया गया था आयोग के द्वारा। डेट को लेके काफी चीजें क्वेश्चन पूछी गई थी इस करंट अफेयर के सेशन में। आइए देखते हैं हम लोग ना थोड़ा सा कुछ यूनिक करने के जो प्रयास कर रहे हैं वो कैसे है लीक से हटके। देखिए, ये जो करंट अफेयर का ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है ना, इसमें क्रॉनिकल भी है, और क्या क्या है इसमें, घटनासार भी है, और करंट अफेयर की ई दृष्टि जो आती है वो भी है, दृष्टि का करंट अफेयर भी है। कुछ पोर्शन योजना और कुरुक्षेत्र से भी लिया गया है। देखिए, हम क्या किए हैं ना कि एक सिंगल टॉपिक को लिए हैं। अभी जस्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। उस सिंगल टॉपिक से जो जो भी डायमेंशन बन सकता था, उस डायमेंशन को ना पॉइंट में लिखने की कोशिश किए हैं, है ना। जैसे वो घटना कब घटित हुई, क्यों घटित हुई, है ना। इसके महत्वपूर्ण आयाम जो थे पूर्ण आयाम जो थे वो क्या क्या थे, इस घटना में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे। इस तरीके से हम लोग खुद ही क्वेश्चन, उस घटना से संबंधित क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, और उसको थोड़ा सा ना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। आइए देखते हैं कि कैसे है इसकी कुछ यूनिक जो चीज़ है। जैसे देखिए, ये जो करंट अफेयर के सीरीज चलाने की कोशिश की गई है ना, इसमें दिसंबर 2024 से जून 2025 तक के और ऑनवर्ड, मतलब टिल कंटिन्यू रहेगा ये, ठीक है। मतलब आगे तक की कंटिन्यू रहेगा। यानी कि जो अभी जो 30 अगस्त की जो 71वीं की जो पीटीआई है, और 10 अक्टूबर की जो यूपीपीसीएस 2025 को है, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो केवल जून तक ही नहीं, इसको और आगे तक भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ जस्ट जून तक का चीज़ों की चर्चा की जा रही है। विशेषकर फोकस हम लोगों का ये है, जैसे आर ओ मान लेते हैं 27 जुलाई को हो रहा है, 27 जुलाई को, तो 27 जुलाई से हम लोग पीछे की 6 से 8 महीने के घटनाक्रम को क्रमवार मतलब क्रमवार तरीके से उसका डिस्कशन करें, उसकी तैयारी करें, फ्लो चार्ट बनाए, कुछ डायग्राम बनाए, कुछ की पॉइंट्स क्रिएट करें। उसके आधार पे हम लोग इसको शुरू करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो रहा है, देख। हाँ, अब सब कुछ ठीक है। देखिए, पहला घटनाक्रम हम लोगों ने लिया है ना, जैसे जो रायसीना डायलॉग हुआ था 2025 में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर साल प्रारंभिक परीक्षा में कभी ना कभी क्वेश्चन इससे कुछ ना कुछ कूट के माध्यम से, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बन जाता है। जैसे इसको हम अगर जो पढ़ते हैं तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, किन किन चीज़ों पे हम लोग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे रायसीना डायलॉग कब आयोजित किया गया,
तो अगर जो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, रायसीना डायलॉग जो हुआ था कि कब आयोजित किया गया, तो ये 17 से 19 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। ठीक, अब रायसीना डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। रायसीना डायलॉग किसने आयोजित किया, तो ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय ने इसको रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज करवाया। फिर रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे, तो क्रिस्टोफर लक्सन थे। ये कौन थे, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। तो ये रायसीना डायलॉग के इसके मुख्य अतिथि थे। फिर रायसीना डायलॉग जो था 2025 का थीम क्या था, तो थीम था इसका कालचक्र, जन शांति और ग्रह। ये थीम बहुत महत्वपूर्ण है। थीम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएस और आरओ में भी। देखिए यहाँ से क्या होगा ना, रायसीना डायलॉग से एक स्टेटमेंट ये उठा लिया जाएगा कब आयोजित किया गया और इसकी थीम क्या थी। दो स्टेटमेंट उठा के कूट के द्वारा क्वेश्चन को ठीक से फॉर्मेटिंग, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखिए एक ही जगह हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो भी मैगजीन आई है सभी जगह से यहाँ पे इतने ही पॉइंट जो भी बन सकते थे रायसीना डायलॉग से, 5 पॉइंट जो बन सकते थे, इसको यहाँ रखा गया। एकदम क्रिस्पी है ये, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। रायसीना डायलॉग जो पढ़ने जा रहे हैं खासकर प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो ये 5 पॉइंट के अलावा और भी उसमें कुछ भी वो हमारे काम की चीज मुझे जहां तक लगता है कि नहीं है। यही से सारी चीजें हमारी कंक्लूड हो जाएंगी रायसीना डायलॉग से संबंधित। देखिए अगला हमारा टॉपिक जो है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है पहली नदी डॉल्फिन गणना 2000 गणना रिपोर्ट 2025। देखिए क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये पहली है, दूसरी डॉल्फिन गणना की मतलब पहली बार डॉल्फिन गणना किया गया है कि किस देश किस राज्य में और किस नदी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन रहती हैं। तो ये पहली गणना है, इसलिए थोड़ा ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे हम क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट कब जारी हुआ, तो ये जारी हुआ 3 मार्च 2025 को, विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पे ये जारी हुआ। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन अगर जो हम पूछें कि पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। कहाँ से जारी किया, तो गिर नेशनल पार्क है, वहीं पे किसी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, यानी वन्यजीव विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। उसी दिन गिर नेशनल पार्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी रिपोर्ट जारी किया था। किसकी रिपोर्ट, डॉल्फिन गणना 2025 की रिपोर्ट। ठीक है, अन्य क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन वाले राज्य कौन कौन से हैं, यानी किन राज्यों में सबसे ज्यादा डॉल्फिन हैं अभी वहां पे हैं। तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिनों की संख्या है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, और चौथे स्थान पे कौन है, असम है। ये क्रम से है, ये क्रम से लगाया गया है। देखिए आपने ये चिन्ह भी जो बनाया गया है ना, वो क्रम से ही लगाने के लिए बनाया गया है। सबसे ज्यादा यूपी में डॉल्फिन है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर असम में है ना। इसके बाद क्या क्वेश्चन इसे और बन सकता है कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन वाले नदी कौन से हैं, यानी किस नदी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन देखी गई है या उसकी रिपोर्ट देखी गई है। तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पे है, गंगा नदी बेसिन में। फिर दूसरी सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अन्य क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की स्थापना की। तो ये 6 पॉइंट हमारे डॉल्फिन गणना 2025 से बन सकता है, जिसपे हमें ध्यान रखना चाहिए। खूब बहुत अच्छा से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सबसे ज्यादा डॉल्फिन किस राज्य में है और सबसे ज्यादा डॉल्फिन किन नदियों में है। ये दो क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के बना के, एक स्टेटमेंट ये और दूसरा किसने ये रिपोर्ट जारी किया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस रिपोर्ट को, हाँ, कब ये रिपोर्ट कब जारी हुआ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है स्टेटमेंट। फिर किस दिवस पे ये रिपोर्ट जारी किया गया, एक स्टेटमेंट यहाँ से बन सकता है। तो हमको ना हर तरीके से तैयार रहना होगा, है ना। मैं ये सारी चीजें मिटा दे रहा हूँ ताकि आप एक बार फिर से नोट कर लें
अगर जो ये नोट कर लेंगे आप ना डॉल्फिन रिपोर्ट 2025 को, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो आप बनाने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, अगर जो ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए आप, नहीं तो फिर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो 9721213941 पे आप मैसेज कर दीजिए कि सर जो करंट अफेयर का पीडीएफ क्वेश्चन आपने बनाया है उसका पीडीएफ हमें भेज दीजिए, तो हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। इसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ठीक है बाबू, अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, देखिए थोड़ा सा लीक से हटके है ना, एक ही जगह सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ना, और वो भी अच्छे कंटेंट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता और अच्छे मैगजीन को लेते हुए जो भी प्रश्न बन सकते हैं किसी भी टॉपिक से, उसको यहाँ पे शामिल करने की कोशिश किया गया है। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमें लगता है कि पीटी में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए, वक्त संशोधन अधिनियम 2025, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, खूब क्वेश्चन बन सकता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे जब भी कोई महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है ना, उसकी डेट पूछ ली जाती है। जैसे अगर जो वक्त संशोधन अधिनियम 2025 की बात करेंगे तो ये लोकसभा से कब पारित हुआ, तो 2 अप्रैल को। फिर राज्यसभा से इसे कब पारित किया गया, तो 3 अप्रैल को पारित किया गया। देखिए डेट को ध्यान में रखिएगा, 2 अप्रैल को राज्य लोकसभा से, फिर राज्यसभा से। पहले ही कोई भी महत्वपूर्ण बिल लाया जाता है, अगर जो सरकार पे दबाव होता है उसे पारित करवाने का, सरकार का बहुमत कहाँ पे है इस समय, लोकसभा में, तो लोकसभा में ही वो सबसे ज्यादा पहले बिल को प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा से 2 अप्रैल को पारित किया गया, फिर 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित किया गया। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिल गई इस विधेयक को, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। ये डेट हमें बहुत ध्यान देना है बाबू, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 5 अप्रैल। 2 अप्रैल को राज्यसभा से, 3 अप्रैल को 2 अप्रैल को लोकसभा से, 3 अप्रैल को राज्यसभा से और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है इस अधिनियम से, इस अधिनियम की जांच हेतु बनी संयुक्त समिति एक बनी थी। इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य थे। ठीक, 31 सदस्य में कितने थे, इस समिति की जो इसके अधिनियम की जांच के लिए समिति बनी थी उसमें कितने सदस्य थे, 31 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे समिति के, तो जगदम्बिका पाल थे इस समिति के अध्यक्ष। और ये जो 31 सदस्य थे ना, इसमें से लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों को इस संयुक्त समिति में लिया गया था। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ भी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि वक्त संशोधन अधिनियम 1925 की जो संयुक्त समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जगदम्बिका पाल ने। और इस समिति में कितने सदस्यों को रखा गया था, तो 31 सदस्यों को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा से कितने सदस्य रखे गए थे और राज्यसभा से कितने सदस्य रखे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, यह कानून किस अधिनियम में संशोधन करेगा, यानी जो ये अधिनियम पारित हुआ इसके बाद से तो ये कानून बन गया ना, तो ये कानून जो बन गया तो ये किस अधिनियम को संशोधित करेगा, तो 1995 के वक्त अधिनियम को ये संशोधित करेगा। ठीक है बाबू, अब वक्त संशोधन विधेयक को क्या नाम दिया गया, तो इसे उम्मीद नाम दिया गया। ठीक है, इस विधेयक का एक नाम उम्मीद दिया गया। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है, एकीकृत वक्त प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास। ये उम्मीद का फुल फॉर्म है ना। ये क्वेश्चन ठीक से बहुत अच्छे से बन सकता है कि वक्त संशोधन अधिनियम 1925 में जो उम्मीद नाम दिया गया इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छे से बन सकता है। तो इसका क्या फुल फॉर्म है, एकीकृत वक्त प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वक्त परिषद जो बना है इसका नया स्वरूप क्या होगा, पिछले स्वरूप की अपेक्षा क्या नया स्वरूप होगा, तो एक प्रभारी होंगे। कौन प्रभारी हो सकते हैं, तो केंद्रीय मंत्री प्रभारी बन सकते हैं। और सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त रखा गया है कि मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। पहले इन सदस्यों को मुस्लिम होना अनिवार्य था। ठीक है, दूसरे सदस्यों को इसमें क्या बात किया गया है कि
कि मुस्लिम कानून के किसी प्रख्यात विद्वान को रखा जाएगा और इसकी जानकारी जो रखता हो, मुस्लिम कानून के संबंध में जो जानकारी कोई प्रख्यात विद्वान रखता हो, इसे मुस्लिम होना अनिवार्य है। ठीक है। तीसरा इसमें क्या है कि मुस्लिम सदस्यों में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य किया गया है। तो ये जो नया वक्फ परिषद है, इसका स्वरूप कुछ ऐसा दिखेगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन अधिनियम 1925 के दौरान जो संज्ञान में आया कि वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है, तो ये पूछा जा सकता है वक्फ बोर्ड के पास कितनी भूमि है। तो 9.4 लाख एकड़ भूमि इसके पास अभी है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है अभी। तो ये संपत्ति है 8.7 लाख करोड़ ये होगा कि संपत्ति है। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है भूमि कितनी है। तो भूमि लगभग 9.5 लाख एकड़ भूमि है और संपत्ति कितनी है। तो 8.7 लाख संपत्ति है। ठीक है। यह अधिनियम मुस्लिम वक्फ अधिनियम के किस धारा को निरस्त करेगा या किस अधिनियम को निरस्त करेगा। तो ये 1923 की अधिनियम को निरस्त करेगा और परिवर्तन किस में करेगा। तो 1995 के वक्फ अधिनियम में परिवर्तन करेगा। तो इतनी बातें हमको वक्फ संशोधन अधिनियम से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक बार मैं सारी चीजें मिटा देता हूँ, फिर से आप लोग नोट कर लें, और नोट नहीं करना चाहते तो ऊपर जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके इसका PDF निःशुल्क मंगा सकते हैं। ठीक है बाबू। ओके। लेकिन जब हम वक्फ संशोधन अधिनियम पढ़े तो हमको PT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट। हाँ, एक मिनट। ओके, डन। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल। तो इस पुल का नाम क्या है। तो पंबन ब्रिज नाम है। पुल की लंबाई कितनी है। तो 8.08 किलोमीटर लंबाई है इसकी। किसको जोड़ेगा ये पुल, किस किस को जोड़ेगा। वो रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ेगा। ठीक। फिर इसका उद्घाटन कब और किसने किया। तो 6 अप्रैल 1925 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, यानी नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया। 6 अप्रैल को। फिर इसका शिलान्यास कब किया गया था। तो इसका शिलान्यास किया गया था 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था। तो ये जो पंबन ब्रिज था ना, वर्टिकल लिफ्ट वाला, वर्टिकल जो लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, इसके संदर्भ में इतनी जानकारी हमको होनी चाहिए। विशेषकर ये इसकी लंबाई कितनी है, किसको किसको जोड़ेगा और कब इसका उद्घाटन किया गया। किसको जोड़ेगा, रामेश्वर को मंडपम से जोड़ेगा। कब उद्घाटन किया गया, 6 अप्रैल को उद्घाटन किया गया। और इस ब्रिज का नाम क्या दिया गया, पंबन ब्रिज नाम दिया गया। इसका शिलान्यास कब किया गया था, 1919 में किया गया था। ठीक। ओके। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। 5 टॉपिक, हाँ 5वां टॉपिक हम लोग देखते हैं कि आर्द्र भूमि प्रमाणित शहर। कुछ 2 शहर हैं भारत के, इनको आर्द्र भूमि प्रमाणित शहर का दर्जा दिया गया। ठीक है। कौन कौन से शहर है, किस शहर को ये दर्जा दिया गया। तो इंदौर को और उदयपुर को। ठीक है। कहाँ मिला ये दर्जा। तो ग्लैंड जो स्विट्जरलैंड में है, आर्द्र भूमियों की जो 64वीं बैठक हुई थी, वहीं पे ये निर्णय लिया गया कि हम इंदौर को और उदयपुर को क्या कर दे रहे हैं, आर्द्र भूमि प्रमाणित शहर का दर्जा दे रहे हैं। ठीक है। आर्द्र भूमि प्रमाणन की अवधि कितने वर्षों की होती है। तो 6 वर्षों की इसकी अवधि होती है। और अन्य पॉइंट क्या है कि विश्व में अब तक 74 शहरों को आर्द्र भूमि का ये जो प्रमाणित शहर है इसका दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है। अगला इसमें कि ये जो प्रमाणित शहर है इसकी मान्यता देता कौन है। तो वेटलैंड सिटी नेटवर्क द्वारा इसको मान्यता दिया जाता है। आगे बढ़े बाबू हम लोग। तो ये इसमें कि मान्यता क्यों दिया जाता है। मान लीजिए अगर जो हम दिल्ली को मान्यता दिलवाना चाहते हैं कि दिल्ली शहर को
आर्द्रभूमि प्रमाणित शहर का दर्जा दिया जाना चाहिए दिल्ली को। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि ऐसे शहर जो अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड जो हैं उनका संरक्षण की प्राथमिकता देते हैं। अगर जो दिल्ली में कृत्रिम जो है, प्राकृतिक और कृत्रिम यानी मानव निर्मित जो वेटलैंड है, इसके संरक्षण के लिए ठीक प्रयास किए जा रहे हैं, युद्ध स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं, ना केवल गवर्नमेंट के द्वारा बल्कि आम जनता के द्वारा भी यदि प्रयास किए जा रहे हैं तो इस शहर को, दिल्ली शहर को भी आर्द्रभूमि प्रमाणन शहर का दर्जा दिया जा सकता है। यानी एक ही क्राइटेरिया है कि आपके यहाँ जो वेटलैंड है उसके, एक मिनट, तो हाँ, एक कॉल आ गया था, सॉरी बाबू लोग। तो इसमें क्या था कि इसमें हम लोग यही देख रहे थे कि वेटलैंड की, अगर जो किसी शहर को दर्जा दिया जाना चाहता, वेटलैंड प्रमाणित शहर का दर्जा दिया जाना है तो उसमें किन चीज़ों की विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओके, अब उदयपुर 5 आर्द्रभूमियों से घिरा है: फतेहपुर सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और पिछौल और दूध सागर। ये जो 5 आर्द्रभूमियां हैं ना, ये उदयपुर में, उदयपुर जो शहर है इन आर्द्रभूमियों से घिरा हुआ है। ठीक है। अभी जस्ट अब हम लोग केवल 5 टॉपिक आज हम लोगों ने देखा। ठीक से कौन कौन सा टॉपिक देखा? हाँ, हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक देखा? एक रायसीना डायलॉग को देखा ठीक से, फिर दूसरा रायसीना डायलॉग को देखा, दूसरा पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट को देखा ठीक से हम लोगों ने, फिर तीसरा वक्त संशोधन अधिनियम 1925 को देखा, 2025 को देखा हम लोगों ने ठीक से, और फिर एशिया की पहली जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है उसको देखा हम लोगों ने, और फिर देखा आर्द्रभूमि प्रमाणित शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया, क्यों दिया गया, और उसके क्या क्या कारण थे, कहाँ दिया गया, किसने दिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। तो इसी प्रकार हम लोग ना करंट अफेयर को ठीक से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। और देखिए, जब करंट अफेयर का ये सेशन होगा ना तो दो तरीके से होगा। एक तो हम टॉपिक को ठीक से एनालिसिस करेंगे, उसके जो भी की पॉइंट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण पक्ष है उसको ध्यान देंगे। दूसरा, हम वन लाइनर फॉर्म में भी जाएंगे। तो जब भी सेशन होगा तो 10 5 6 या 10 टॉपिक करंट अफेयर के, मतलब ये टॉपिक वाले होंगे जिसका विस्तृत हम लोग को चर्चा करनी है, और कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन फॉर्म में भी होगा, मतलब वन लाइनर फॉर्म में भी होगा। तो दोनों तरीके से हम लोगों को तैयार करके जाना है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो हर डायमेंशन को हमारे पास रेडी होना चाहिए, और वन लाइनर में भी क्वेश्चन आए तो वो भी हमारे पास रेडी होना चाहिए। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। करंट अफेयर को एकदम बिंदास तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और तैयारी को कंटिन्यू रखिए।